हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर चल रहा था। एक लेक्चर हो भी चुका था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पर इनके जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया था और साथ ही साथ मैंने आपको वहाँ पर प्रिपरेशन मेथड भी आपको बताया था, जिसमें कुछ ऐसे मेथड थे जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों का फॉर्मेशन होता था और कुछ ऐसे मेथड थे जिससे केवल और केवल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जा सकता था। तो इतना तो हो चुका था। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले वो मेथड्स जिससे केवल और केवल कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, पढ़ने का तरीका वही होगा कि हम लोग पहले यहाँ पर जो भी मेथड्स होंगे या फिर जो भी पढ़ेंगे उसको पहले मैं आपको यहाँ पर एक जगह एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि उसको एनसीईआरटी के एक लाइन को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग का आज का यहाँ पर जो टॉपिक यहाँ से है, तो हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। हम कीटोन का प्रिपरेशन करेंगे और एक एक करके, जैसे इसमें पहला जो आपको बताया गया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, तो कैसे होगा उसको देखते हैं यहाँ पर कि एसाइल क्लोराइड से वो कैसे बनाने वाले हैं। तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन लास्ट लेक्चर पे हो चुका था। हम लोग बात करने वाले यहाँ पर आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन के अगर प्रिपरेशन की हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो पहला मेथड आपको बताया गया, पता है किससे कह रहे हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड। फ्रॉम एसाइल हैलाइड, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम पे जो मैंने आपको बताया वहाँ पर कुछ ऐसे मेथड जिससे केवल और केवल वहाँ पर एल्डिहाइड बन सकते हैं। तो उसमें भी पहला जो हेडिंग था वो कौन सा था, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड्स, और उसमें जो रिएक्शंस का नाम चल रहा था रोजनमुंड रिडक्शन चल रहा था। यहाँ पर भी एसाइल क्लोराइड से है, लेकिन यहाँ पर एसाइल क्लोराइड से बनाने का तरीका अलग होगा। उनका एसाइल क्लोराइड से वहाँ पर हम H2 पैलेडियम BSO4 यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर और अलग तरीका होगा। यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम क्या करते हैं, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शंस को करा देंगे डाई एल्काइल कैडमियम। कैडमियम का डाई एल्काइल होगा, वहाँ पर कहा गया डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन अगर एसाइल क्लोराइड से कराएंगे तब जाकर के वहाँ पर आपका कीटोन बनता है। लेकिन आपकी बुक में यहाँ पर एक बात कहता है कि ये भी अगर हम देखना चाहें कि आखिर डाई एल्काइल कैडमियम को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो भी आपको बताता। तो आपको कहता है कि हम सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस को करा देंगे कैडमियम के क्लोराइड से। फिर कैडमियम क्लोराइड से जब रिएक्शंस होगा तो उनसे रिएक्शंस करके वो बना लेता है डाई एल्काइल कैडमियम, तब वो जा करके एसाइल क्लोराइड से रिएक्शंस करता है। मैं उसको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको बताता है कि हम यहाँ पर लेके चलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे अगर मैं लिख दूँ RMgX, करें इसकी रिएक्शन को कराते हैं कैडमियम क्लोराइड से। और जब कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शंस होगा तो यहाँ पर आपको बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। कैडमियम अपने दोनों क्लोरीन को किसको दे देता है, यहाँ पर इस वाले ग्रुप को दे देता है और इसका R ग्रुप खुद से जोड़ लेता है। क्योंकि आपको बताया कैडमियम डाई क्लोराइड यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बाईवैलेंट मेटल होता है और इसको यहाँ पर दो लोगों को चाहिए। यहाँ पर जैसे दो क्लोरीन से जुड़ा है, अगर दोनों क्लोरीन हटेगा तो इसको दो R ग्रुप चाहिए होगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ ऐसा बन जाएगा R2CD। और इसके अलावा अगर उनको भी लिखना है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं MgClX, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 मोल। और याद रहे इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, डाई एल्काइल कैडमियम। क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर नेक्स्ट आपको कहता है कि अब ये डाई एल्काइल जो कैडमियम आया है वो जाकर के एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएगा। और आप देखें जैसे R-COCl में एसाइल क्लोराइड यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग डाई एल्काइल कैडमियम R2CD से। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो R-COCl है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि कैडमियम जो पहले यहाँ पर R के चक्कर में अपने क्लोरीन को इनको दे दिया था, अब जब एसाइल क्लोराइड से उसकी रिएक्शंस कराता है तो चाहता है फिर से इसको क्या मिल जाए, क्लोरीन। इसलिए याद रखना, अब ये क्या कर जाता है, यहाँ पर क्लोरीन से खुद को तोड़ करके खुद से जोड़ लेगा और R ग्रुप को इनको दे देता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इसको 2 क्लोरीन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर केवल 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पर बताओगे इसके 2 मोल यूज़ होते हैं। तो आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये 2 मोल से 2 क्लोरीन इस कैडमियम को मिल जाएगा और इसके दोनों R ग्रुप आकर के इस साइड RCl की जहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा R-COR, ठीक है। और प्लस यहाँ पर कैडमियम को फिर से क्लोरीन मिल जाता है, फिर से अपना कैडमियम क्लोराइड बना लेता है। ठीक है, ये हमारा कीटोन बन के तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन। ऐसा सब कुछ यहाँ पर होता है। चलो एक आध एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर है CH3 CH2 COCl है, ठीक है। और इसकी रिएक्शंस अगर आपसे करा दिया जाता है यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CD से, ऐसे आपको देगा। वहाँ पर आपको तुरंत समझ लेना है कि यहाँ पर इसके ऐसा लिखिएगा नहीं, आपको समझ लेना इसके 2 मोल यहाँ पर खर्च होंगे।
कैडमियम डाई अल्काइल कैडमियम है और यहाँ पर एसाइल हैलाइड्स है, तो बताओ कि दोनों मोल का जो क्लोरीन निकल के आएगा वो चला जाएगा कैडमियम के पास और दोनों R ग्रुप यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ जाते हैं। तो अब बताओ कि यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3 CH2 COCH3। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाता है आपका कीटोन। आया समझ में? ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, Cl हट करके यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आकर के इससे जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर कीटोन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, बताओगे COCH3। ठीक, ऐसा बन जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको ये पहली हेडिंग थी कीटोन। मैंने कहा कि अब हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिससे केवल और केवल कीटोन को ही बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, और एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, कहा गया डाई अल्काइल कैडमियम से कराते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, तो ये आपको ध्यान देना। तो चलो आप देखते हैं, यहाँ पर बुक में आते हैं, इसको रेट करते हैं कि वहां पर आपको क्या बताता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको बताया गया प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाई अल्काइल कैडमियम, किससे करा देते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शंस करा करके हम विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो कह रहे हैं कि हम डाई अल्काइल कैडमियम से तो रिएक्शंस कराएंगे, और डाई अल्काइल कैडमियम की अगर हम बात करते हैं तो डाई अल्काइल कैडमियम कैसे प्राप्त करोगे, वो भी आपको यहाँ पर बता रहा है कि तो आप कैडमियम क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा देंगे, डाई अल्काइल कैडमियम बन जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पर RMgX था, इसकी रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से कराया गया। मैंने कहा ये R ग्रुप चला जाएगा इनके पास और ये चला जाएगा इनके पास, तो आप बताओगे R2CD और यहाँ पर ये बन जाता है। फिर ये जो R2CD ये हमारा डाई अल्काइल कैडमियम है, क्लोरीन अब यहाँ पर इनके पास चला जाएगा कैडमियम के पास, और दोनों R ग्रुप यहाँ पर आकर के जुड़ जाते हैं क्योंकि इसके हम 2 मोल लेके चल रहे हैं। तो आपका यहाँ पर कीटोन और कैडमियम क्लोराइड बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पहला मेथड था यहाँ पर। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें कहता है फ्रॉम नाइट्राइल, तो इसको भी देखते हैं यहाँ पर, फिर उसको रीड करते हैं। नाइट्राइल या फिर साइनाइड जिसको हम कहते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल। दूसरा को कहता है यहाँ पर नाइट्राइल। अगर आपको याद हो, जब मैं आपको एल्डिहाइड प्रिपरेशन की बात कर रहा था तो वहां पर भी दूसरी हेडिंग फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर था, जिसमें मैंने आपको स्टेफन रिएक्शंस बताया था, डबल एच बताया था। ठीक है, वही सेम वही कंपाउंड्स की बात। यहाँ पर भी कह रहा है मैं भी नाइट्राइल से बनाऊंगा, लेकिन तरीका अलग होगा। ऐसा नहीं कि जैसे वहां पर हम उसकी रिएक्शंस कराते हैं तो वैसे यहाँ पर भी होगा, नहीं। यहाँ पर कंपाउंड वही होगा लेकिन बनने का तरीका अलग होगा, इसलिए हम इनको अलग से यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर फ्रॉम नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल से कैसे बनेगा, पहले मैं आपको रिएक्शंस बताता हूँ, फिर कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगा। कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लेके चलते हैं RCN, क्या हो जाता है RCN। ठीक है सर, अल्काइल नाइट्राइल या फिर जिसको हम साइनाइड कहते हैं। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले आपको करानी पड़ेगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किससे, RMgX से। ये चीज़ ध्यान देना। सबसे पहले क्या बताया, नाइट्राइल से बनेगा तो, लेकिन यहाँ पर नाइट्राइल की रिएक्शन हमसे करानी पड़ेगी किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसकी रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ पर ये दोनों पहले आपस में एडिशन करेंगे। आप बताओगे यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस, इनका एक बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड आपको पता है टूटता है तो इनके ऊपर माइनस, ये मेटल है तो प्लस लेके बैठता है। तो ये R माइनस क्या हो जाएगा, निक्लोफाइल आकर के यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ जाता है। वैसे अगर इस एडिशन को नाम दिया जाए तो हम कह सकते हैं निक्लोफिलिक एडिशंस क्योंकि यहाँ पर आप बताएंगे R पहले जाकर के यहाँ पर जुड़ेगा, फिर MgX प्लस जो है इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा। क्या होगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखो अगर आपको समझ में आए, R, फिर C से कौन जुड़ गया, R-, ये कार्बन पे एक R- यहाँ पर मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, ये देखो। अब ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड बच रहे, 3 थे, एक ही तो टूटा है, अभी 2 बचता है यहाँ पर ऐसे, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इन्हीं की वजह से एक आयनिक बॉन्ड के थ्रू आपका MgX आकर के जुड़ जाएगा। ये रहा सवाल आता है, हम तो कीटोन बनाना सीख रहे थे, यहाँ पर तो पता नहीं क्या बन गया, कीटोन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, और यहाँ पर वाटर से रिएक्शन होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के दोनों बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का दोनों बॉन्ड टूटेगा। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का दोनों बॉन्ड टूट रहा है, और जब दोनों बॉन्ड टूट रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसी हाइड्रोलिसिस करते हैं। H2O को हम ट्रिक के हिसाब से H2 और O में तोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके बीच के बॉन्ड तोड़कर इसको O दे देते हैं, और H2 का इनको H2 दे देते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसको अगर और अच्छे से देखना हो, मतलब इतने में हमारा प्रोडक्ट बन जाता है RCOR-। लेकिन अगर देखें एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ता है, ठीक है, तो वो H+ और OH- में टूट करके, और वो क्या हो जाएगा, कहाँ पर टूटेगा, इनके पास नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का अगला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आपको होता है माइनस, इनके ऊपर प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको H+ मिल जाएगा और इनको OH-। ठीक है ऐसे। तो पहले हम इस कीटोन को लिखे, तो बताओ ये कीटोन हमारा ये हो जाएगा RCOR-। इसके अलावा अगर लिखे तो नाइट्रोजन के पास टोटल हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आपको, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से H2 मिला था, इस इनके बीच का कनेक्शन कटने की वजह से H मिला, तो बताओ कि यहाँ पर NH3। ठीक है, हम कोई मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर OH आ रहा है, क्योंकि जहाँ की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगी तो वही का पढ़ा जाएगा, नहीं तो सारी मैकेनिज्म अगर पढ़ने लगोगे ना फिर ऑर्गेनिक नाम की चीज़ से नफरत हो जाएगी। तो इसलिए जो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ आपको वही ध्यान देना है जैसे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका आंसर सही होना चाहिए, सबसे मेन ये। चलो एग्जांपल देखते हैं एक दो। ठीक, ऐसे लिख देगा तो आपको तुरंत का तुरंत समझना है, यहाँ पर इनका बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पर आप बताओ यहाँ पर प्लस लाओ, यहाँ पर माइनस लाओ, इनके बीच का ये बॉन्ड तोड़ो, माइनस लाओ प्लस लाओ और इनको जोड़ दो, ये जाकर के इनसे जुड़ेगा, ये जाकर के इनसे जुड़ेगा, बताओगे CH3 CH2, यहाँ पर C और यहाँ पर आ जाएगा C6H5, यहाँ पर डबल बॉन्ड N। ठीक है ऐसे, और N से आकर के जुड़ जाएगा आपका MgBr। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो बताओगे यहाँ पर बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर और यहाँ पर H2। हम मेन प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, ये तो एक बार मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो। हम मेन प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, हमारा कीटोन बनना जरूरी है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और यहाँ पर C6H5। ठीक है, ऐसे बन के तैयार हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, आपको जब भी वो देगा ना, जब भी वो आपको देगा तो इतना याद रखना कि ऐसा नहीं कि 2 बार ऐसा स्टेप लिखेगा, एक ही स्टेप में दोनों लिख देता। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लिखता हूँ, यहाँ पर CH3 CH2 CN लिख दिया। ठीक है, आपको एरो पर ऐसे लिख सकते हैं, नंबर 1 आपके कह देगा यहाँ पर CH3 MgBr, और सेकेंड आपसे यहाँ पर कर देगा ऐसे H2। आपको तुरंत समझ लेना, ठीक है, कि हमें क्या करना है वहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर, क्योंकि आपसे ऐसे ही देगा, एक बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर ये वाला R, ठीक है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो कार्बन नाइट्रोजन, यही क्या करना है, ये वाला R जोड़ देना है। फिर इसके डबल बॉन्ड कैसे कह सकते हैं, इसको तोड़ करके यहाँ पर CH3 लगा देंगे, फिर ये दोनों बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पर और यहाँ पर H2 देते हैं, ऐसे होगा। तो आप बताओ कि फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर CH3 CH2, आप बताओ कि यहाँ पर इस कार्बन के पास अब डबल बॉन्ड होगा O, और इसी से जो दूसरा वाला R आकर के जुड़ा है CH3। तो आप एक बार में कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको ओपन करके भी बताया कि आप फ्रॉम नाइट्राइल से आप इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक तरीका और देखते हैं, उसके बाद फिर आके रेट करते हैं, क्योंकि टोटल 3 हेडिंग आपको बताई गई है कीटोन बनने के मेथड्स में, और ये वाला तीसरा वाला रिपीटेड है। और बताया गया यहाँ पर कहता है कि फ्रॉम बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, फ्रॉम बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव से अगर बनाए तो। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पुरानी रिएक्शंस आपको याद है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस याद है, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जब बेंजीन के ऊपर फ्रेडल क्राफ्ट की एसाइलेशन करते थे तो एरोमेटिक कीटोन ही तो बनता था। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये रहा बेंजीन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, CH3COCl, इसको एसिटाइल क्लोराइड कह सकते हैं, फिर इथेनॉइल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 यूज करते थे, ये Cl को तोड़ लेगा, माइनस यहाँ पर प्लस आएगा और ये जा करके बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ेगा, और यहाँ पर आपका बन के तैयार हो जाएगा COCH3। और सबको पता है इसका कॉमन नेम चलता है क्या, एसिटोफिनोन। ठीक है, क्या चलता है, एसिटोफिनोन। तो ये हो जाता है, पुरानी रिएक्शन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको याद होगा जब हम लोग बेंजीन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर उसके बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शंस पढ़े थे, उसमें एसाइलेशंस पढ़े थे, मैंने कहा एसाइल क्लोराइड की रिएक्शंस हम कराते थे इससे, तो यहाँ पर ऐसा हो जाता था। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं, नाइट्राइल से हम लोग को रीड करना था,
नाइट्राइल से। और आपको यहां पर ये बता रहा है फ्रॉम नाइट्राइल, कह रहे फ्रॉम नाइट्राइल की बात करते हैं, ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विथ किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के रिएक्शंस कराएंगे, उसके बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस यील्ड अ कीटोन। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट एग्जांपल देता है CH3CH2Cl, ठीक है, यहाँ पर C6H5MgBr। तो मैंने कहा सबसे पहला कदम होगा इनके बीच का एक बॉन्ड तोड़ करके प्लस माइनस लाना, फिर यहाँ पर भी इनका बॉन्ड टूटेगा, माइनस यहाँ पर प्लस आएगा, इस माइनस वाले हिस्से को इस प्लस वाले से जोड़ देना और इस प्लस वाले को इस माइनस वाले से। तो आपका यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है CH3CH2C, और इससे जाकर के आप देख रहे हैं C से जुड़ गया C6H5, अभी इनके बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन से जुड़ा है, फिर यहाँ पर MgBr, क्योंकि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस था, अट्रैक्शन की वजह से हुआ। फिर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, वाटर से रिएक्शंस कराएंगे, तो इनका ये बॉन्ड तोड़ करके इसको O दे देना और इनको H2 दे देना, ठीक है। O देते ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, C2H5CO C6H5, इसको कह सकते हैं प्रोपियोफिनॉल। क्या बोल सकते हैं, ये प्रोपियोफिनॉल, ये नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि 3 कार्बन का कीटोन लगा है किससे, बेंजीन से, इसको कहते हैं प्रोपियोफिनॉल। या फिर IUPAC में कह सकते हैं ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा होगा, 1 पे फिनाइल कहते हैं 1 फिनाइल प्रोपेनोन कह सकते हैं, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर मैंने आपको दिखाया था जब लोग पहला पेज पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। और दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर हम बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, कह रहे हैं बेंजीन या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से अगर हम देखें, मतलब बेंजीन के ऊपर अगर पहले से भी कोई प्रेजेंट है तब भी हम वहाँ पर बना सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कहा गया व्हेन बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड, किससे रिएक्शंस करा रहे हैं, एसिड क्लोराइड से, in the presence of anhydrous aluminum chloride is affords the corresponding ketone, तब वो जाकर के corresponding ketone बना करके देता है, और this reaction is known as Friedel-Crafts acylation reaction, और इस reactions को हम Friedel-Crafts acylation reactions कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप ऐसा देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पर माइनस प्लस के रूप में टूटा, ये जाकर के इनके ऊपर जुड़ जाएगा और आपका ये कीटोन बन के तैयार हो जाता है। एक रिएक्शन और लिखनी हो तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यहीं पर, जैसे ये तो आपको बताया, अगर मान लेते हैं हमारा जो भी वहां पर, ये तो एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने एसिटोफिनॉन का आपको बताया, अगर वहां पर ऐसे हो जाए, यहां पर कह सकते हैं COCl, ठीक है, अगर हम यहां पर ऐसे, ठीक है, इसको कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड, इसके साथ अगर यहाँ पर AlCl3 यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर जो भी है, तो आप बताओगे इसको तोड़ लेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और ये जा करके इससे जुड़ जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर अगर बात करते हैं ऐसे, ये, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, बेंजोफिनोन, क्या बोलते हैं भाई, बेंजोफिनोन। वो तो डिपेंड करेगा कि कैसा कीटोन बनेगा, आपके यहाँ पर जो एसाइल क्लोराइड होगा RCOCl, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे R के यहाँ पर मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया, तो बताओगे तब तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, इतना ग्रुप जाकर के बेंजीन से जुड़ेगा तो बेंजोफिनॉल बन जाता है, ठीक है। ये आपको बताया, ये 3 प्रिपरेशन मेथड यहाँ पर कीटोन के लिए आपको बताया गया है। पहला कौन सा था, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड डाइल्काइल कैडमियम से, दूसरा फ्रॉम नाइट्राइल गिरनाट रिएजेंट से, और तीसरा आपको यहाँ पर बताया गया फ्रीडल-क्राफ्ट की एसाइलेशन रिएक्शंस, ठीक। चलो आपको यहाँ पर कुछ दे रहा है, इनटेक्स का क्वेश्चन, इसको करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं ये तो, ठीक है, इसको कहते हैं प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ये आपको फिर से वही कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये जा करके इनके ऊपर जुड़ जाएगा। जब इनके ऊपर जुड़ेगा तो अगर मैं प्रोडक्ट को यहाँ पर ऐसे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये और ये वाला कार्बन जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं CO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया, क्या बन जाएगा, प्रोपियोफिनोन। क्या बन जाता है भाई, प्रोपियोफिनोन बन के तैयार हो जाता है। चलो अब यहाँ पर अगर बात करते हैं, आप देख रहे हैं C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD, डाई एल्काइल कैडमियम वाला केस है, और यहाँ पर इथेनॉल क्लोराइड से कराया जा रहा है, इसका प्रोडक्ट यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब बताओगे यहीं पर जाकर के CH3CO, इसी से जाकर कौन सा एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, एल्काइल ग्रुप क्या, CH2CCH5, तो उसी को जोड़ देते हैं CH2C6H5, ठीक है, ऐसे बन जाएगा आपका यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पर बनके तैयार हो जाता है। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको बताया है कि ये है एक एल्काइन, और यहाँ पर Hg2+H2SO4 की प्रेजेंस में हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे थे। याद रखना, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ता है। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था ये
एल्काइन की रिएक्शंस है वहां पर आपको बताया गया, और अभी वहां पर इसमें भी आपको बताया गया था, वो मेथड्स में आपको बताया गया जहां से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था सबसे छोटा एल्काइन होगा तो एसिटल्डिहाइड बन सकता है। इसके अलावा 2 से बड़ा कार्बन का कोई भी अगर एल्काइन उठाओगे हमेशा वहां पर क्या बनेगा, कीटोन। तो अब यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा मैं, कई बार आपको बता दिया गया, मैं यहाँ पर आपको ऐसा ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है, डबल बॉन्ड तोड़ देना, और यहाँ पर और वाटर को कुछ ऐसे जोड़ना है, H2 और O, यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ पर H2। ठीक है, वैसे तो मैंने कहा इसका इनोल बनेगा, इनोल टॉटोमेराइज करके तब कीटोन बनाता है। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, अब बताओगे CH3 CO और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, ऐसे हो जाता है। चलो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन पहचाने। अब बताओ हाँ, ये तो इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन क्या करेगा, ठीक है, टोल्यूवीन मतलब कि बेंजीन के ऊपर जो मेथाइल ग्रुप है उसको क्या करता है, CHO में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर ये आ जाएगा CHO और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ये बन के तैयार हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड तो हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा कुछ बातें, उसके बाद फिर आकर के रीड कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आप उसको बाहर निकाल के लिखना चाहेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात होने वाली है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं, अगर हम बात करते हैं HCHO के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, मेथेनल। ठीक है, मेथेनल या फिर इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेनल। ठीक है, ये बताया गया आपको रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में मिलेगा। फिर एक 2 कार्बन के एल्डिहाइड की बात करता है CH3CHO, जिसको एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। ये क्या हो जाता है, एक वोलेटाइल लिक्विड है। क्या है भाई, लिक्विड है लेकिन वेपर बनाता है मस्त, वोलेटाइल लिक्विड है। इसके अलावा हायर मेंबर की बात करते हैं या तो आपको लिक्विड या फिर सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको क्या बताता है यहाँ पर कि बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो कह रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट देखो वही सब जगह लगता है। मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ता जाएगा, ब्रांचिंग होगी तो घटता जाएगा, वो तो सब जगह हाइड्रोकार्बन से ही पढ़ते चले। यहाँ पर डायरेक्ट कंपेरिजन कराता है, कहता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट्स है वो ईथर और हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, इन सबसे तो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पाया जाता है, लेकिन अल्कोहल से कम हो जाता है। क्यों, उसका रीजन आप बताओ, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका आप बताओगे बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक ऑर्डर मैं ऐसे लिख करके बता रहा हूँ। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात आती है, बॉइलिंग पॉइंट्स की बात आएगी तो आप एक ऑर्डर लिखेंगे। अब बताओगे भैया सबसे आगे बिठा देंगे अल्कोहल को, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन का लगभग आसपास होता है, लेकिन अगर टेबल के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पर कीटोन को थोड़ा सा आगे रहता है, तो यहाँ पर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ईथर, और सबसे लास्ट में लगा देते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हमेशा ये जब भी एक फैमिली का दूसरे फैमिली के साथ कंपैरिजन किया जाता है तो वहां पर आपको हमेशा ये बोलता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, तभी हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे नहीं किसी फैमिली का छोटा मेंबर किसी का बहुत बड़ा मेंबर उठा लिया तब वहां पर कंपैरिजन, तब वहां पर कंपैरिजन को कोई मतलब निकल के नहीं आता, ऐसा होता है। तो बताया कि एल्डिहाइड कीटोन आखिर ईथर हाइड्रोकार्बन से ज्यादा क्यों है, कहा आपको यहां पर बताता है भाई इनके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस पाया जाता है, और अल्कोहल इन सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि आप बताओगे यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कई बार आपको बताया जा चुका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिकुलर। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन मतलब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा लगाव होता है। अगर हम बात करते हैं वहां पर, ठीक है,
तो बॉन्ड्स की डायपोल डायपोल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब होते हैं। तो ऐसा आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी में आपको यहाँ पर ये कहते हैं भाई सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुल जाते हैं। उसका एक ही रीजन, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में घुल रहा है तो अगली लाइन आपकी यही होगी। अब बताओगे यहाँ पर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, कह रहे हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ले जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी का अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था एल्कोहल से ही स्टार्ट हो गया, तो वही सब जगह वही पैटर्न चलेगा। सॉल्युबिलिटी इन वाटर की अगर बात करते हैं, इन वाटर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां पर आपको बताया क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां तक कि आपको कहता है इनके छोटे मेंबर, और छोटे मेंबर में कौन पता है, छोटे मेंबर की अगर बात करते हैं जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो जाता है, 1 कार्बन का एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, और कीटोन 3 कार्बन का जिसको कहते हैं प्रोपेनोन कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम एसीटोन कहते हैं। ये सब बहुत अच्छे से घुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही कार्बन की चेन अगर हम और बढ़ाना शुरू करते हैं, बड़ी तेजी के साथ गिरावट आती है इनकी सॉल्युबिलिटी में। उसका रीजन क्या है पता है, क्योंकि आपको पता है जो कार्बन की चेन है वहां पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होगा हमारे एल्डिहाइड कीटोन से, वो तो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, वो पानी से दूर भागते हैं, और पानी से जो नफरत करता है, जो दूर भागता है, अगर वैसे लोगों को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पर सॉल्युबल होने के लिए जो जिम्मेदार था कीटोनिक और एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, जो ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट है, वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था। ठीक है, लेकिन अगर हम कार्बन के एल्काइल ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे तो वो क्या करेगा, पूरा पूरा ग्रुप वहां पर वाटर से दूर भागने लगेगा, तो उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की उनको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको याद रखना है, यहाँ पर इतना आपको बताएगा। इसके अलावा बताएगा इनके कुछ यूजेस के बारे में। ठीक है, कि छोटे मेंबर क्या हो जाएंगे, अगर उनके स्मेल की बात करते हैं, बड़ा पंजेंट स्मेल, बड़ी गंदी स्मेल होती है अगर छोटे कार्बन के वहां पर हम एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करते हैं। लेकिन अगर कार्बन के नंबर बढ़ाते चले जाते हैं, जो पंजेंट जो स्मेल थी, जो गंदी स्मेल थी, वो कम होने लगती है और फ्रेग्रेंस, अच्छी खुशबू वहां से निकलने लगती है। ठीक है, तो वहां पर आपको ये बताया गया, इसलिए इसके हायर मेंबर्स जो जाते हैं उनका यूज क्या किया जाता है, जो नेचर में पाए जाने वाले एल्डिहाइड कीटोन के कंपाउंड्स हैं बड़े बड़े कार्बन्स के, तो वो क्या हो जाते हैं, परफ्यूम वगैरह में, फिर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ते हैं बहुत अच्छा वहां पर फ्रेग्रेंस देने लगते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी देने लगते हैं। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताया। ठीक है, चलो हम इसको हटाते हैं और रीड करते हैं। यहां से रीड करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या क्या बताता है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिस्क्राइब एज फॉलो। यहां से हम बात करते हैं। चलो, कह रहे हैं मेथेनल इज अ गैस रूम टेम्परेचर पे, जबकि इथेनल जिसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं इज अ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड होता है। और कहता है और दूसरे मेंबर, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, फिर आते हैं, कहता है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन, किससे ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। एल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज्यादा होता है। कब, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। लेकिन कहता है इट इज ड्यू टू, ऐसा क्यों हो जाता है, इन दोनों से ज्यादा क्यों हो जाते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर वेट आसपास के ही। अब आपको रीजन बताया, कह रहे वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशंस इन एल्डिहाइड कीटोन अराइजिंग ड्यू आउट ऑफ द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, भले बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन तब भी वहां पर एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। बताया गया आल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन, कह रहे लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट किसी से कम होते, किससे, दोज ऑफ एल्कोहल सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। अगर उसी की मॉलिक्यूलर मास के आसपास का एल्कोहल उठा लिया जाए तो उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम हो जाता है। क्यों, रीजन बता रहे हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, मतलब एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन वो कह दिया जाए एल्डिहाइड को भी भाई तुम एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर बनाओ, नहीं बना पाता है, क्योंकि कंडीशन ही नहीं उसके पास एल्डिहाइड कीटोन के पास। तो इसलिए बताया गया।
फिर कहा गया द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस 58 एंड 60 आर रैंक इन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर ये सब लिए गए हैं और हाइड्रोकार्बन लिया गया जिनके मॉलिक्यूलर वेट है तो 58 है तो 60, मतलब आसपास के ही। देखो यहाँ पर 58, 60, 58, 60 ऐसा ही। तो ये उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं 273, 281, 222, 229, 270, सबसे ज़्यादा ये है। तो ये है कौन? प्रोपेन 1 और 3 कार्बन का एल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका नाम आ रहा है? 329 एसीटोन, ठीक है, ये 329। उसके बाद किसका? प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब 3 कार्बन का कीटोन, एल्डिहाइड है। 3 कार्बन का कीटोन था, ये एल्डिहाइड है। तो बताओ कि इनका 322 आ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम होता है क्योंकि एक दूसरे के आइसोमेरिक फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ। फिर आपको अगला यहाँ पर क्या बताता है? कहता है कि यहाँ पर 281 मेथॉक्सी इथेन, 3 कार्बन का कीटोन आपको ईथर बताया गया है, जिसमें एक साइड 1 कार्बन, एक साइड 2 कार्बन, 281। और यहाँ पर 4 कार्बन का यहाँ पर उठा लिया गया है एल्केन, जिसका 273। तो ये आपने देखा कि क्या कैसे, इस हिसाब से आप बताओगे एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, फिर कौन हो जाता है? एल्केन आ जाता है। तो ऐसा यहाँ पर आपको बताया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज, जैसे छोटे मेंबर की बात करते हैं, मेथेनल 1 कार्बन का एल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इथेनल 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का कीटोन, आर मिसबिल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, मतलब बहुत अच्छे से वो वाटर के साथ घुल जाते हैं। फिर बताया गया बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये कोई कीटोन एल्डिहाइड जो भी होगा तो इसके साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फिर इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी को लेकर के और क्या बोलना चाहते हैं आपको? कह रहे इस बात का भी ध्यान रहे, हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीजेस रैपिडली, बड़ी तेजी के साथ घटने लगता है सॉल्युबिलिटी। कब? ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, कार्बन की चेन जैसे आप बढ़ाना शुरू करोगे 2 से 3, 4, 5, 6, वैसे बड़ी तेजी के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी घटने लगती है। फिर कहता है कि और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, मेथेनल। इन सब में क्या हो जाता है? वैसे ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक में तो सॉल्युबल हो ही जाते हैं, सबसे मेन समस्या होता है वाटर में उनका क्या व्यवहार होगा। इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसमें काम भर का वो सॉल्युबल हो जाता है, बेंजीन, ईथर, मेथेनल में, क्लोरोफॉर्म में, इन सब में। कह रहे द लोअर एल्डिहाइड हैज अ शार्प पंजेंट ऑर्डर, मतलब बहुत ही गंदी स्मेल होती है। अगर बात करते हैं छोटे एल्डिहाइड की बात करते हैं, एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट, लेकिन क्या बढ़ जाता है? एंड मोर फ्रेग्रेंट। कह रहे हैं कि अगर हम कार्बन चेन बढ़ाने लगते हैं तो वहाँ पर जो पंजेंट गंदी स्मेल कम होने लगती है और अच्छी स्मेल वहाँ पर बढ़ने लगती है, फ्रेग्रेंस। इन फैक्ट मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अगर हम बात करें नेचर में पाए जाने वाले जो एल्डिहाइड कीटोन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको परफ्यूम वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, यहाँ तक कि वहाँ पर बताया गया कुछ कंपाउंड्स वगैरह में वहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी उसका यूज़ किया जाता है। तो इतना आपको बताया गया इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। चलो आपको यहाँ पर इंडेक्स का एक क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या बोलना चाहता है। कह रहे अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है। तो अब बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट्स, सबसे पहले यहाँ पर एक कंपाउंड, उसका नाम ए, यहाँ पर अल्कोहल, इसको बी, ऐसे मैं रख देता हूँ। फिर यहाँ पर हम ये सी और ये डी। आपसे पूछा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम अरेंज कर सकते हैं क्या? आप बताओगे हाँ। इसमें जो अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर एल्डिहाइड है, ईथर है, और कौन है? एल्केन। तो बताओगे इसके बाद एल्डिहाइड का नंबर आएगा, फिर ईथर का नंबर आएगा, फिर सबसे कम कौन हो जाएगा? आपका एल्केन। तो ये आ जाएगा इनके बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर, ठीक है। मैंने यहाँ पर नंबरिंग ABCD से लिख दिया जिससे कि आप आसानी से वहाँ पर बता पाए, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो फिनिश हो गई। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेंगे आपको सभी यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इस सबको बहुत अच्छे से, खास करके ये 2 चैप्टर जो मिडिल में आपको मिलते हैं, खास करके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत लोग इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं।
बहुत जल्दी पढ़ के निकल लेते हैं, क्योंकि जब शुरू में चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पर हाइड्रोकार्बन से पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है, ऑर्गेनिक चल रही है, हाइड्रोकार्बन में अच्छे से सारे रिएक्शंस को याद किया, फिर हेलोल्केन हेलोरेंस तक उसको भी अच्छे से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे अल्कोहल फिनोल ईथर में आता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लगता है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में और ज़्यादा कम हो जाता है, फिर लास्ट में तो छोटे छोटे चैप्टर्स वहाँ पर अमीन और बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें तो चलो ठीक है काम भर का पढ़ लेते हैं। तो ये बीच का जो जोन है, कोर जोन, जो यहाँ पर मिडिल जोन है, खासकर अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इससे पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बताओ यही पढ़ लिया और सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन इसकी हर एक रिएक्शन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल रिएक्शंस में, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर इनकी केमिकल रिएक्शंस को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर एक एक करके उसको बताता हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। याद रहे कि एल्डिहाइड और कीटोन दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप सेम है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और मेन जो क्या हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से ही यहाँ पर रिएक्शंस देखने को हमें मिलती है। इसलिए बताया गया कि हम दोनों को साथ साथ ही पढ़ते चले जाते हैं, हाँ कहीं पर इनके केमिकल रिएक्शंस में थोड़ा सा बदलाव आएगा तो वहाँ पर उसको देखेंगे, नहीं तो आपको पता है यहाँ पर जो पहली रिएक्शंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो एल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जुड़ने का तरीका सेम होगा, हाँ उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, इसमें पहले केमिकल रिएक्शंस की हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो याद रखना यहाँ पर क्या हो जाता है कि जैसे हम एल्कीन और एल्काइन पे पढ़े थे, तो एल्कीन एल्काइन को भी अच्छा खासा पसंद होता है एडिशन, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो भी कंपाउंड जहाँ पर पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनको एडिशन पसंद होता है, ठीक है, बेंजीन वगैरह को छोड़ करके। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शंस होगी, लेकिन एडिशन रिएक्शंस अगर देखा जाए एल्कीन एल्काइन, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर आपकी पहली लाइन ये कहता है कि एल्कीन का जस्ट अपोजिट एडिशन यहाँ पर होगा, क्योंकि एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता था, और यहाँ पर क्या हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन पे आपको पता है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होता है। और ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या, ये सारी चीज़ें मैंने कई बार आपको बताया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अगर एडिशन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अगर न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर आकर के जुड़ता है तो जा करके कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और अगर कीटोन सॉरी अगर वहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल जा करके कहीं पर पहले जुड़ना शुरू करता है तो अब कहेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर क्या होगा जुड़ने का पैटर्न, वो मैं आपको बताता हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आप देखो, यहाँ पर देखो हमारे पास चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि पाई बॉन्ड पे ही चीज़ें जुड़ेंगी, तो यहीं पर आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहले आप देखेंगे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के इनके ऊपर पहले जुड़ जाएगा। ये अगर इसमें इस कार्बन का देखा जाए, कार्बोनिल कार्बन इसको कहते हैं, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये प्लेनर होता है, ठीक है, ऐसे प्लेनर होता है। तो जो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो पहले आएगा, आकर के बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस, और ये जा करके परपेंडिकुलर, क्योंकि एक प्लेन में है ना, जैसे एक प्लेन ये हो जाता है ऐसे एक प्लेन पे, तो ऐसे आएगा इनके परपेंडिकुलर, ऐसे जा करके इसे जुड़ जाता है इस कार्बन से। तो जुड़ते यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ पर ये इसी कार्बन तो जुड़ा है, यहाँ पर ऐसा न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। अगर अब यहाँ पर देखिए पहले ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ करता था, लेकिन अब इसका हाइब्रिडेशन आपको बताया क्या हो जाएगा sp3, मतलब कैसा हो जाएगा, ये प्लेनर से अब कहाँ पर हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल हो जाते, क्या हो जाता है टेट्राहेड्रल, प्लेनर से क्या हो जाता है ये टेट्राहेड्रल हो जाता है। अब टेट्राहेड्रल हो जाता है, इसको हम इंटरमीडिएट भी कह देते हैं, कह देते हैं यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन गया है, ठीक, कहते हैं एक इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइड तो हम कैसे एल्कोक्साइड आयन बन जाता है। अब क्या होगा, अब कह रहे हैं एक फास्ट रिएक्शंस होगी, और फास्ट रिएक्शंस होकर के क्या हो जाएगा, वो मीडियम से, क्योंकि हम जब रिएक्शंस कराएंगे कोई माध्यम कोई सॉल्वेंट वगैरह यूज करते हैं, तो वहां से क्या कर जाता है H+ को लेकर के अपने आप को ये ऑक्सीजन जोड़ लेता है यहाँ पर H+ को, और यहाँ पर हमारा न्यूट्रल कंपाउंड बन के तैयार हो जाता है ऐसे। तो इस टाइप से इनका एडिशन होगा, समझ में।
एडिशन होने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो ऐसे ही इनका एडिशन यहाँ पर होने वाला है। तो याद रखना, सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हमारा न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलर आकर के वहां पर जुड़ जाएगा, और जुड़ते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वो sp2 से sp3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, और वो फिर जो इंटरमीडिएट बना बड़ी फास्टली क्या कर जाता है, वहां पर जो भी हमारा सॉल्वेंट है उन सबसे क्या कर जाता है, एक H+ को छीन करके जल्दी से अपना न्यूट्रल कंपाउंड्स बना देता है। ठीक है जी, चलो ये तो हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अभी तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करानी है, हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रेजेंट है, तो किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो याद रखना, यहाँ पर अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली रिएक्टिविटी, तो ये देखा गया कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, कीटोन से। चलो, अगर याद करने की बात है तो हम याद कर ले, लेकिन अगर आपसे कहते हैं ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई दोनों के पास सेम चीज़ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, क्योंकि एडिशन करने के लिए दोनों को अपना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, पाई वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो दोनों तो सेम पैटर्न से पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, वहां पर जुड़ेंगे। तो इसमें से अगर कोई एक ज़्यादा है कोई एक कम है, तो क्यों ज़्यादा है क्यों कम है, इसके लिए आपको दो रीज़न बताया गया। ठीक है, दो फैक्टर यहाँ पर बताया गया। आपको कहता है यहाँ पर ड्यू टू, नंबर 1 आपको कहता है यहाँ पर स्टेरिक, और दूसरा को कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ऐसा समझो, कल को अगर बहुत कम लाइन में इसको समेटना चाहेगा तो आपसे यही कह देगा, असर्शन रीजन में अगर क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी होती है वो कीटोन से ज़्यादा होती है। अब बताओ कि असर्शन में अगर इतना लिखा सही होता है, तो सवाल तक क्यों ज़्यादा होता है, तो अब आपको यहाँ पर हो सकता है कम से कम लिखे ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स, तो ये भी आपका सही है। लेकिन स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स होता क्या है, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो वही समझने चल रहा है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पर एक एल्डिहाइड लिख देता हूँ, RCOH, और यहाँ पर एक कीटोन लिख देता हूँ, RCOR। ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल को छोड़ देता हूँ, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को छोड़ दे, कहा कि जाओ तुम्हें जहां पर अच्छा लगे वहां पर जाओ, जुड़ जाओ पहले। तो अब होगा क्या, ये क्यों किसी से जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल कहीं पर क्यों जुड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसको जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा दिखेगी, ठीक है, वहीं पर जाकर के वो अटैक करता है। अब सोचते हैं इसके इलेक्ट्रॉन की कमी सबसे ज्यादा कहां पर दिखेगी, ठीक है, कौन से कार्बन पे दिखेगी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है जहां पर उसी पे जाकर किसको जुड़ना होता है, वही हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर ये अपने बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस करके ये प्लस चार्ज दिखा करके न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसा ही सेम काम ये भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जुड़ना चाहता है, ये माइनस और यहाँ पर प्लस चार्ज दिखा करके ये भी चाहता है कि न्यूक्लियोफाइल मेरे पास आ जाए। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर टेंशन में कि इधर जाएं कि इधर जाएं, दोनों ने ऑफर दिया प्लस चार्ज अपना बना करके कि यहाँ पर आके जुड़े, यहाँ पर आके जुड़े। अब न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाता है, देखता है मुझे कहाँ पर फायदा है। फायदे का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन, आपको बताइए जो R ग्रुप होता है इसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ये हमारे प्लस आई ग्रुप होते हैं। क्या होता है प्लस आई, जिसको होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या बताया गया भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाते हैं वो करते क्या है, आपको पता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन को इनकी तरफ डोनेट करेगा, ऐसे ये लो। जब इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ डोनेट किया जाएगा, ध्यान से समझो, जब इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ डोनेट किया जाएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ जाता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है। अब पार्शियल नेगेटिव से इनको फायदा होगा कि नुकसान, अगर स्टेबिलिटी के नजरिए से देखें तब तो फायदा होगा, लेकिन हम स्टेबिलिटी, हम क्या बात कर रहे हैं बताओ, घुमा फिरा के हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। और जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं, मान लेते हैं जितना प्लस चार्ज जनरेट करके इसको खींच रहा था कि चला जाओ मुझसे जुड़ जाओ, ये इसको बुला रहा था, लेकिन यहाँ पर बगल में जो R ग्रुप है इसको क्या कर देता है, माइनस चार्ज दे देता है। ये जो माइनस चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज देगा वो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, यही तो होता है। अपोजिट चार्ज अगर उस पर आने लगा उस एटम पे तो क्या कर जाता है, चार्ज की मात्रा को कम कर देता है। और जब इसके ऊपर चार्ज कम हो जाएगा तो क्या अब ये न्यूक्लियोफाइल जितना लगाव पहले से महसूस कर रहा था क्या अभी उतना करेगा, नहीं। आप बताओगे जब इसके ऊपर चार्ज कम हो जाएगा तो आप बताओगे इनके प्रति इनका लगाव भी
कम हो जाएगा, क्योंकि इस चार्ज के चक्कर में यहाँ पर आ रहे थे। जब चार्ज कम तो लगाव कम। चलो यहाँ पर आते हैं इनके पास अगर देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं, 2 R ग्रुप लगे हैं, तो ये इधर से भी पार्शियल नेगेटिव दिए जा रहा है, ये वाला भी पार्शियल नेगेटिव दिए जा रहा है। तो मतलब 2 लोग मिल गए हैं इस प्लस चार्ज की मात्रा को कम करने में, क्योंकि माइनस चार्ज आ रहा है, प्लस को क्या करता है, कम कर देगा। तो इधर से ही पार्शियल नेगेटिव ये क्या करते हैं, दोनों R ग्रुप मिलकर इसके प्लस चार्ज की मात्रा को कम कर देते हैं। अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर तो बहुत ही कम प्लस चार्ज दिखाई दे रहा होगा। अब ये देखेगा, कहेगा घट तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज रहा है, घट तो यहाँ पर भी रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी तुलना में कम घट रहा है। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए जब इसको सेलेक्ट करना है, कहेगा भाई मैं तो पहले इनके पास जाऊँगा, तब उसके बाद इनके पास जाऊँगा। ठीक है, ऐसे समझे, फर्स्ट इनके पास, सेकेंड उनके पास। चलो ये तो आपका कौन सा रीजन था, आपको बताइए, आपका इलेक्ट्रॉनिक रीजन था। ठीक है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसके लिए एक टर्म यूज करता है। उस टर्म को मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, जिसे निक्लोफाइल की रिएक्टिविटी को बोलने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है। कितना ज्यादा रिएक्टिव है हमारा निक्लोफाइल, उसको कहते हैं निक्लोफिलिसिटी। और अगर किसी के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो प्लस चार्ज आके मतलब हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल किसी को अपनी तरफ, किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी। निक्लोफाइल के लिए निक्लोफिलिसिटी, वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, वो इलेक्ट्रोफाइल बना, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक टर्म यूज होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो यहाँ पर याद रखना कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी ज्यादा हो जाती है, आपको पता है, एल्डिहाइड की ज्यादा होगी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू कीटोन। मतलब कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, उसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम। मतलब निक्लोफाइल को अपनी तरफ किस लालच में, इलेक्ट्रोफाइल बन करके खींच रहा था। अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो कीटोन पे 2 R ग्रुप होने की वजह से, 2 प्लस I ग्रुप या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है। किससे, एल्डिहाइड से। तो ये पहला रीजन अभी एक्सप्लेन हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब दूसरा मैं आपको बताने चल रहा हूँ यहाँ पर, कि हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा रीजन अगर देखें, वो है एस्टेरिक रीजन। क्या होगा देखना, निक्लोफाइल खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है काफी ज्यादा। वो अगर कहीं पर जुड़ने जाता है तो वो नहीं चाहता कि उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखे, तो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके साथ क्या हो जाएगा, रिपल्शन झेलना पड़ेगा उसको। तो वैसे सेम यहाँ पर वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता है, तो ऐसे मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन होगा भाई, उसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, तो वो सब इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट ही होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है कि एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, जो यहाँ पर थोड़ा बहुत जब ये आ रहा होगा इसके पास यहाँ पर जुड़ने के लिए, इसके ऊपर रुकावट अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड से दे रहा होगा। वही अगर हम इनके पास आते हैं, इनके पास अगर हम आते हैं ऐसे, तो इनके पास 2 R ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक घेरा होगा, एक रेंज होगा, जिसको कहते हैं हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जब ये इधर जाएगा ना, तो ऐसा लगता है ये दोनों R ग्रुप जो बल्कि R ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, निक्लोफाइल को धक्के मारते हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ नहीं आना है। उसके ऊपर क्या करते हैं, रिपल्शंस लगाते हैं, रुकावट लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि ये यहाँ पर इसको जाने में बड़ी समस्या होगी। ठीक है, और यहाँ पर केवल एक साइड से रुकावट, एक साइड से इसको ज्यादा रुकावट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आसानी से चला जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस। इसलिए याद रखना ये स्टेरिक था। जो R ग्रुप की वजह से रुकावट लग रही थी, बल्कि ग्रुप की वजह से जो हिंड्रेंस हो रहा था, उसको स्टेरिक रीजन। जो R ग्रुप की वजह से जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगाया जा रहा था, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीजन। तो यह है समझ में यहाँ पर कि एल्डिहाइड और कीटोन की अगर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अगर हम चेक करते हैं, तो मैंने कहा रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज ग्रेटर देन कीटोन्स बिकॉज ड्यू टू, आप कह सकते हैं, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स। और इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन की अगर बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर कहता है कि इन कीटोन, ठीक है, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से, तो आप बताओगे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी कम हो जाती है। और साथ ही साथ स्टेरिक के हिसाब से बोलेंगे 2 बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये निक्लोफाइल को क्या कर जाता है, बहुत ही ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत? एडिशन का तरीका सेम, ये पहले जाकर के जुड़ेगा टेट्राहेड्रल, फिर आपको ये आपका कंपाउंड्स बन गया, फिर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से अपना H+ जाकर के जोड़ लेता है। चलो अब मिटा इसको, मिटाते हैं और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से इसको और कंफर्म करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ कंपाउंड है,
ठीक है जी, 4 लोग दिए गए, इनका हमें यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बताना है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक ऐसे कह सकते हैं एडिशन का एक ऑर्डर बताना है। ठीक है, यहाँ पर तो याद रखना कि सबसे पहले आपको पता है कि एल्काइल ग्रुप एल्डिहाइड का तो ज़्यादा होता है वहाँ पर एक्टिविटी कीटोन से, और उसमें भी याद रखना कि एल्काइल ग्रुप ही समस्या पूरा पैदा कर रहा था। एल्डिहाइड में भी एक साइड लगा है, कीटोन में दोनों साइड लगा है। तो हम ये चाहेंगे वो एल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा उतना कम हिंड्रेंस पैदा करेगा। ठीक है, और उतना ही कम क्या करेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटाएगा। अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करता हूँ तो फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। अगर आप इसको सही से लिखते हैं तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं, यहाँ पर ये ऐसे, ये ना इधर एल्काइल ग्रुप ना इधर, मस्त में यहाँ पर जो भी चार्ज जनरेट होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा फिल करेगा न्यूक्लियोफाइल, और कोई भी बहुत छोटा मोटा ग्रुप है इससे कोई हिंड्रेंस भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए बताओगे ए वाला सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, वो तो कीटोन है। ठीक है, अगर देखा जाए 2 कार्बन या 3 कार्बन का है, इसमें से आपको होता है जितना कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना कम हिंड्रेंस होगा, उतना कम इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटाएगा। तो बताओ इसका मतलब तब बी आ जाएगा। फिर उसके बाद अब बचा 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का कीटोन। तो आपको बताया भाई यहाँ पर एल्डिहाइड को पहले करो, कीटोन को बाद में। चलो और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। चलिए, ठीक है, 2 कार्बन के एल्डिहाइड, 3 कार्बन के एल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड है। यहाँ पर फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर बताना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बताओ, सबसे पहले आपको होता है सबसे छोटा एल्डिहाइड है तो ए हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बी और सी में, मैं आपको बता दूँ बी ज़्यादा होगा, सी बहुत कम होगा। सी बहुत कम क्यों होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आपको दिखाऊं समझाऊं, आपको होता है ये सी एच और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ओ, है कि नहीं। और ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर जनरेट होगा उसी के चक्कर में कौन आएगा यहाँ पर, अब बताओगे न्यूक्लियोफाइल, ये तो आएगा। और अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर है तो आपको पता है उसके अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड, ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, रिजोनेंस। ये न्यूक्लियोफाइल को यही चार्ज दिखा करके खींचता था, और पता चला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया तो पता चला प्लस चार्ज यहाँ पर भाग गया, है कि नहीं, ऑर्थो पर। फिर वहां पहुंचा तो पैरा पर भाग गया, फिर वहां पहुंचा फिर ऑर्थो पर भाग गया। भाई जब वो रोटेट हो रहा है तो क्या इजिली अवेलेबल होगा, क्या उससे कोई आसानी से जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, हाँ कह सकते हैं इनके जो बनने वाले प्लस चार्ज को स्टेबल कर, लेकिन हम स्टेबिलिटी की बात थोड़ी नहीं कर, हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए बताया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रोटेशन में जाएगा, रेजोनेंस में, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शंस अच्छे से नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है तो उसका भी तो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, रिपल्शंस भी करेगा। तो इसलिए हम बताएंगे यहाँ पर ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाता है। ठीक, चलिए अब इसको रेट करते हैं यहाँ पर। केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, कहता है सिंस एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ possess द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स दे अंडरगो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस, इसलिए दोनों के रिएक्शंस करने का तरीका सेम होगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आपको कहता है यहां पर सब पढ़ते चलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कॉन्ट्रेरी टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑब्जर्व्ड इन एल्कीन, और आपको ये हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर कह रहा है, द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कह रहे जैसे एल्कीन वहां पर क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दे रहा था, उसका जस्ट उल्टा यहां पर, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करने के लिए जाता था, लेकिन यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करने जाएगा। और अगर आपको याद हो, जो मैं रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया जब कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है तब वहां पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है। और यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन क्या, कार्बन का किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है, जबकि एल्कीन और एल्काइन में मैंने कहा था कार्बन कार्बन के बीच में ही मल्टीपल बॉन्ड है, तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल मेनली अटैक करता है। तो वही सेम चीज यहाँ पर है। अब मैकेनिज्म की बात करता है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले कहता है अ न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफाइलिक कार्बन एटम ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप्स फ्रॉम अ डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन्स।
कह रहे कि सबसे पहले आप ऐसा देखते चले, कह रहे ये कार्बोनिल कार्बन जो कि प्लेनर था, sp2 हाइब्रिडाइज था, उसके परपेंडिकुलर ही जाकर के यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, ऐसा होगा। फिर उसके बाद द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन चेंजेस sp2 से क्या हो जाएगा sp3 इन दिस प्रोसेस एंड द टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट इज प्रोड्यूस्ड। जब ये इससे जुड़ गया तो आप देख रहे हैं स्लो स्टेप था, आराम आराम से धीरे धीरे हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। फिर इसके बाद क्या करेगा, कह रहे कि दिस इंटरमीडिएट कैप्चर अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम टू गिव द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एल्कोक्साइड आयन बना है, ठीक है, ये रिएक्शन मीडियम से H+ को पकड़ करके बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी और यहाँ पर ये बना लेगा। द नेट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड H+ अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एज ऑन। आपको ये फिगर में बताया गया। सबसे पहले ये जुड़ा, फिर sp2 से sp3 बन जाता है, यहाँ पर sp3 टेट्राहेड्रल, फिर H+ को लेकर के यहाँ पर न्यूट्रल एडिशन प्रोडक्ट आपका फाइनल कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपको बताएगा। लेकिन अब यहाँ से आपको और चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है, रिएक्टिविटी के बारे में जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी में एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और बताया गया ड्यू टू स्टेरिक एंड, किस वजह से, स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। ये दो कारणों की वजह से आपका जो एल्डिहाइड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से। लेकिन ये है क्या, उसको बताता है। कह रहे स्टेरिक वाला अगर सुनना है तो सुनो, इज स्टेरिकली द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्सटीट्यूएंट। कहाँ पर, इन कीटोन। कीटोन में दो लार्ज ग्रुप लगे होते हैं, दो R ग्रुप। ठीक है, कीटोन हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन्स देन इन द एल्डिहाइड्स हैविंग ओनली वन सच सब्सटीट्यूएंट। कह रहे कि कीटोन में हिंड्रेंस ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर दो R ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं हमारे एल्डिहाइड के पास केवल एक R ग्रुप लगा हुआ है, वहाँ पर हिंड्रेंस कम होता है। फिर नेक्स्ट आपको कहता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों? स्टेरिकली भी अगर बात करते हैं तो कीटोन में ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ठीक है, किसकी दिक्कत, एल्डिहाइड की तुलना में। और रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रॉनिकली अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा कीटोन से। दोनों रीजन से एल्डिहाइड आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बिकॉज टू एल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, एक टर्म यहाँ पर यूज करता है, ये भी आपको याद रखना। कल को आपसे ऐसा पूछा जाए इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, तो आपके पास क्या रीज़न होगा, आप बताओगे क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कीटोन। क्योंकि कीटोन के पास दो R ग्रुप लगे होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफ़ी कम हो जाती है। बताया गया क्यों, बिकॉज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये तो आपका असर्शन का पॉइंट। फिर बिकॉज है, बिकॉज टू एल्काइल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहले, पहले किसका नाम लिया गया था यहाँ पर, एल्डिहाइड। कह रहे कीटोन में, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू एल्डिहाइड। क्यों? क्योंकि कीटोन में दो R ग्रुप लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है जो आपको ध्यान देना। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कोई एक एल्डिहाइड, जिसे यहाँ पर हमसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, इसका यहाँ पर वो भी सॉल्व करके दिया। कह रहे वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देन प्रोपेनल। कह रहे कि आप क्या बता सकते हो कि बेंजल्डिहाइड जो हमारा है वहाँ पर, ठीक है, बेंजल्डिहाइड जो हमारा है प्रोपेनल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा या फिर कम रिएक्टिव होगा एडिशन के हिसाब से। कह रहे कि एक्सप्लेन योर आंसर, अपने आंसर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, तो मैंने कहा था प्रोपेनल डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू बेंजल्डिहाइड। अब वो आप बताने जा रहे थे, इनकी लाइनें भी हमको ध्यान देना। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक दैन कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। कह रहे इलेक्ट्रोफिलिसिटी लेस किसकी है, बेंजल्डिहाइड के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने की क्षमता कौन सा, बेंजल्डिहाइड वाला कार्बन कम रखेगा, किसकी तुलना में, प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड की तुलना में। फिर कहता है द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस एज शोन बिलो।
एंड हैंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल, और इसी की वजह से कम रिएक्टिव होता है प्रोपेनल की तुलना में। कह रहे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा अगर बॉन्ड टूटा माइनस यहाँ पर प्लस आया, वो तो फिर रिजोनेंस में चला जाएगा ना, रिजोनेंस में कभी यहाँ पर प्लस आएगा, कभी यहाँ पर प्लस आएगा, कभी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो रोटेट होने लगता है। जब रोटेट होने लगे तो यहाँ पर फिर से आप वही टर्म लगा दो, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी बेंजल्डिहाइड की कम हो जाती है इन कंपेरिजन टू प्रोपेनल। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, को ध्यान देना, ठीक है। ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस पर अच्छे से आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एडिशन के बारे में। अब एक एक करके हम कुछ कंपाउंड्स को यहाँ पर ऐड करते चलेंगे और उसको समझते चलते हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर ऐड करते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अभी तो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया, कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला जो हमें यहाँ बताया जा रहा है नंबर 1, एक एक करके देखते चलेंगे। कह रहे हैं कि आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड्स, ठीक है, HCN, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अगर HCN का एडिशंस करते हैं हम लोग वहां पर, तो अगर HCN का एडिशन करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा। देखो सबसे मेन यहाँ पर मैकेनिज्म हमको कह रहे हैं भाई ऐसे ही जुड़ेगा, जो आपको समझाया गया वहां पर। जब HCN की एडिशन यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है, ऐसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसे बताऊं, होता क्या है कि अगर हम HCN की बात करते हैं, HCN ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये क्या करेगा H+ और Cn- में टूट जाता है, ठीक है ऐसे। लेकिन यहाँ पर जब प्योर फॉर्म में होता है, जो बहुत वीक है, वीक क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। हमें किसी चीज को जोड़ना है, जब तक वो सही से टूटेगा नहीं तो जुड़ेगा कैसे, इसलिए बताया गया यहाँ पर। इस बात का ध्यान देना, हम HCN को लेते हैं और वहां पर क्या कर जाते हैं कि हम वहां पर बेसिक मीडियम ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, बेसिक मीडियम। तो क्यों लेते हैं पता है, जो बेस होगा यहाँ पर क्या करेगा, उसके H+ को छीन लेगा, H+ को ले लेगा, और H+ को अच्छे से जब छीन लेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको पता है, H और OH निकल करके यहाँ बना देगा वाटर, और बनेगा यहाँ पर Cn-, और Cn- यहाँ पर बना तो ये अच्छे से रिलीज होगा, अच्छे से जाके रिएक्शंस करेगा, और रिएक्शंस करने का तरीका वही हो जाएगा ये। और याद रहे कि इसमें सबसे पहले मैंने कहा निक्लोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो निक्लोफाइल कौन है, ये Cn-, यहाँ पर जाएगा और इस बॉन्ड को तोड़ करके माइनस और प्लस सेम वैसे ही अब बताओ कि जा करके इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर O- आ जाएगा और यहाँ पर जा करके इस कार्बन से Cn जुड़ जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इस बात का याद रखना। फिर अब ये क्या करेगा, सोल्यूशन से एक H+ को या फिर मीडियम से एक H+ को ले करके अपने ऊपर जोड़ लेता है, और जोड़ लेगा तो बताओगे यहाँ पर आ जाएगा COH, क्योंकि यहाँ पर H आ जाता है, यहाँ पर C। इस प्रोडक्ट को अगर एक नाम दिया जाए तो इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। इसको कहा जाता है यहाँ पर साइनोहाइड्रिन बन चुका है। तो यही आपको याद रखना है, HCN को अगर इसके ऊपर जोड़ते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट का नाम वहाँ पर क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर जोड़ना होता है। तो ये इसके जोड़ने का तरीका। यहाँ पर आपका एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। जैसे चलो एक आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास ये वाला एल्डिहाइड है या फिर ये वाला ऐसा कीटोन है, जब ये एल्डिहाइड ऐसे ले लिया, इसके ऊपर जब HCN का एडिशन कराएंगे। अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब हम कैसे करेंगे इसको ये समझना आपको। जैसे मैं आपको एल्कीन के ऊपर जब एडिशंस करा रहा था, पहले आपको वहाँ पर बताया कि हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, फिर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि उसमें शिफ्टिंग की चांसेस हो गए तो शिफ्टिंग करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाता था कि आकर के निक्लोफाइल वहाँ पर अटैक करेगा, माइनस वाला हिस्सा। तो सब आपको बताया, एक दो जहाँ अच्छे से बताया, फिर बताया जिसको भी एल्कीन के ऊपर जोड़ना है बस आपको पता होना चाहिए टूटेगा कैसे। वैसे सेम यहाँ पर भी होगा कि अब एल्डिहाइड कीटोन में कैसे एडिशन होगा ये आपको बताया। पहले निक्लोफाइल, फिर वो जुड़ करके, फिर उसके बाद क्या हो जाता था हमारा H+ आकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। यही पैटर्न सब जगह होगा। लेकिन अब हमें क्या करें, सर 2 स्टेप में थोड़ी नहीं करना, हम ऐसे करेंगे। हम कहेंगे देखो यही है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब ये माइनस आया तो H+ जाकर के इससे जुड़ जाएगा और Cn इससे जुड़ जाएगा। बस हम फाइनल प्रोडक्ट को जल्दी से ऐसे लिख देते हैं। हम कहेंगे CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओगे CH, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से ना, ये वाला इसको लिख दिया यहाँ पर। फिर उसके बाद आप बताओगे ऑक्सीजन से H जुड़ गया तो हम कहेंगे OH जुड़ गया। फिर Cn जाकर के इस कार्बन से जुड़ गया तो ये कार्बन से आप नीचे लिख दो या फिर बगल में से लिख दो, आप बताओगे Cn। हम फाइनल प्रोडक्ट को ऐसे ही लिख देते हैं,
ठीक है, जैसे अगर कोई और एक एग्जांपल हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पर अगर हम HCN को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे ये रहा प्लस और माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आ जाता है प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर आ जाएगा क्या CN। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एडिशन का तरीका होता है। चलिए इसको मिटाएं। अब आते हैं यहाँ पर रीड करते हैं। देखो यहाँ पर एडिशन में हमें दो प्रकार के एडिशंस मिलेंगे। जैसे अभी जो मैंने आपको पहला बताया, यहाँ पर केवल और केवल एडिशन हो रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे एडिशन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन भी होगा, कोई ना कोई बाहर भी निकलेगा, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देखेंगे। चलो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCl। कह रहे हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड HCl टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। क्या बना के देता था वो? साइनोहाइड्रिन देता। फाइनल प्रोडक्ट का नाम साइनोहाइड्रिन। अब देखना यहाँ पर एक लाइन मिलता है, कह रहे दिस रिएक्शन अकर वेरी स्लोली विथ प्योर HCl। अगर एकदम प्योर HCl लेके चलोगे तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो होगी। लेकिन अब क्या करें, किससे तेज हो जाए वो रिएक्शन? कहा गया कि देयरफॉर इट इज कैटालाइज्ड बाय अ बेस। हम एक बेस की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शंस कराते हैं एंड जनरेटेड साइनाइड आयन, जो Cn माइनस आयन जनरेट होगा, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रेडली एड्स टू कार्बोनिल कंपाउंड्स टू एड करेस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन्स। और बताया कि साइनोहाइड्रिन्स जो बनता है आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट। कुछ हम रिएक्शंस को बनाने के लिए हम इनकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बताया कि साइनोहाइड्रिन को भी हम बनाते हैं किसी रिएक्शंस को बनाने के लिए। मतलब कोई और, जैसे हमें एसिड बनाना है और कोई भी कंपाउंड्स बनाना है तो वहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आपको ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर HCN को लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक मीडियम, याद रहे आपसे कभी पूछा जाए क्या यूज करते हैं? बेसिक मीडियम या फिर बेस यूज करते हैं। तो बेस क्या कर जाएगा, इसके H+ को जल्दी से छीन लेगा। बेस का मतलब होता है H+ को छीनने वाले लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cn माइनस आ जाता है। तो अब ये बड़ी अच्छे से जाकर के यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये जाकर के इससे जुड़ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा बन गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन H+ पकड़ करके यहाँ पर इसको दे दिया, अब तो साइनोहाइड्रिन बन के तैयार हो जाता है। ठीक, चलो अगली रिएक्शन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, दूसरा एडिशन जो आपको बताने जा रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम लिखे हैं यहाँ पर NaHSO3, ऐसा लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर NaHSO3, ये यहाँ पर होता है। कैसे देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो चलिए अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो जुड़ने का तरीका सेम, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर जो भी एल्डिहाइड कीटोन हो उससे कोई मतलब है। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं यहाँ पर NaHSO3 से। तो ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। ये क्या कर जाएगा, प्लस और माइनस में टूटेगा। अब मैंने आपको बताया, बस आपको पता होना चाहिए क्या, कि जिसको हम जोड़ने जा रहे हो टूटता कैसे। और इनका क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड्स के कार्बोनिल ग्रुप के डबल बॉन्ड पे तोड़ने का तरीका तो सेम होगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ये टूटेगा, माइनस यहाँ पर प्लस। तो आपको बताया है कि ये प्लस वाला क्या इस माइनस से जुड़ेगा और ये माइनस वाला इस प्लस से। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इससे जाकर के जुड़ जाएगा। HSO3 को लिखने का तरीका वो ऐसे लिख रहा है, SOSO2H ऐसे लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन जो यहाँ पर माइनस था, इसके ऊपर Na+ जाके जुड़, ऐसे ये बन जाता है। लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता नहीं, तो वो क्या कर जाता है आपको पता है, तुरंत ही बनते वो क्या करेगा, वहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर करता है। क्या कर जाता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। इसका मतलब क्या यहाँ पर, ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर ध्यान देना। अब क्या हो जाएगा, ये Na ग्रुप यहाँ से इसको छोड़ करके वो इधर चला जाता है और H यहाँ से आकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। अब जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेगा उसको मैं आपको लिखूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे OSO2 Na यहाँ पर,
अब O को मिल गया H, अब ये खुश है, ठीक है ऐसे। लेकिन याद रखना ये कहा जाता है, ये क्या हो जाता है आपका क्रिस्टलाइन हो जाता है। क्रिस्टलाइन का मतलब आपको पता है वहां पर वो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ऐसा कुछ है। एक बार फिर से देखो, कार्बोनिल कार्बन एल्डिहाइड कीटोन जो भी होगा, एल्डिहाइड है तो RH होगा, कीटोन है तो RR होगा, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर जब ये टूटा तो टूटने का तरीका तो यही है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर लिखा आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन और 2, यहाँ पर 3 ही तो हुए, और एक सल्फर एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर OSO2H लिखते हैं और यहाँ पर ON जाकर के जुड़े, लेकिन जुड़ते यहाँ पर ये प्रोटॉन ट्रांसफर करता है और एक फाइनल स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बना देता है, जो कि प्रेसिपिटेट करा के उस सोल्यूशन में जहाँ पर करा रहे हैं वो सबसे नीचे जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसकी एक खास बात है, ये इनके लिए एक लाइन लिखता है, कहता है ये क्या हो जाता है सॉल्युबल इन वाटर, क्या हो जाता है वाटर में घुलनशील होता है, वाटर में घुल जाए। फिर इसके बाद यहाँ पर एक बात और कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि यही पुराना वाला एल्डिहाइड कीटोन जो भी था वो हमको फिर से मिल जाए, तो कह रहे एक रास्ता है हमारे पास, इनकी रिएक्शंस आपको पता है जहां पर ये रिएक्शंस में हुए वहां पर ये क्रिस्टल छोटे छोटे वहां पर पार्टिकल के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। फिर इसको हम एक छन्नी से छान लेंगे, जिससे कि हमारा क्रिस्टल फिल्टर पेपर होगा, जिससे भी हम छान लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा ये क्रिस्टल हमारे उस छन्नी में या फिर उस फिल्टर पेपर में रुक जाए। फिर उसको क्या करते हैं वहां पर निकालते हैं, और उसको अगर चाहते हैं उससे में फिर से क्या हो जाता है पुराना वाला एल्डिहाइड और कीटोन हम वहां से फिर से प्राप्त कर ले, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं आपको बताएं, यहाँ पर लिखते हैं डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड बेस का हम यूज कर लेंगे डाइल्यूट फॉर्म में, जैसे H2SO4 HCl हो जाए, NaOH हो जाए, KOH हो जाए, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जब डाइल्यूट मीडियम उनकी रिएक्शंस करा देंगे, इसमें ये डाल देंगे, तो क्या हो जाता है उसमें से पुराना वाला एल्डिहाइड कीटोन फिर से अलग कर देगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक लाइन यहाँ पर बोलता है, ध्यान देना, यहाँ पर एक लाइन बोलता है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर हम बात करते हैं, इसका हम यूज करते हैं पता है कहाँ पर, कि अगर मान लेते कोई ऐसा मिक्सचर है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े हुए हैं कि, और हम चाहते हैं वहां से हम क्या करें, ठीक है, कि वहां से जो एल्डिहाइड है, ठीक है, उसको वहां से सेपरेट कर दे, एल्डिहाइड कीटोन जो भी हमारा है, तो हम क्या करेंगे उस भीड़ भाड़ में जहां पर एल्डिहाइड खो गया है, हम वहां पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड डाल देंगे, या फिर सोडियम बाई सल्फाइड भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड उसमें डाल दें। तो उसमें डाल के जब उसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें से जो एल्डिहाइड होगा या फिर अगर कीटोन है तो उसी से रिएक्शन करके वो प्रेसिपिटेट होकर के नीचे बैठ जाएगा, ऐसे नीचे बैठ गया। इसके अलावा और जो भी कंपाउंड उसमें और पड़े थे वो सब के सब पड़े रह जाएंगे वहीं पर। फिर उसको हम फिल्टर पेपर से ऐसा छान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, और जो कंपाउंड थे वो तो छन जाएंगे, जो हमारा क्रिस्टल मतलब एल्डिहाइड या फिर कीटोन वाला कंपाउंड था वो अलग हो गया, ठीक है। फिर उस क्रिस्टल को हम क्या करते हैं वहां पर, ठीक है, अच्छे से वहां पर क्या करते थे डाइल्यूट मिनरल एसिड या फिर एल्कली बेस रिएक्शंस करा करके फिर से वही पुराना एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए आपको कहा गया इस टेक्निक का यूज हम करते हैं कहाँ पर, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है, वहां पर इसको किया जाता है। ये सारी लाइनें यहाँ पर आपकी बुक में लिखता है, तो हर एक लाइन पे हमारी पकड़ होनी चाहिए। और आपको एक बात और बताता है, जैसे रिएक्शंस में देख रहे हैं इक्विलिब्रियम का साइन आपको दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड्स, कह रहे हैं कि अगर आपका ये कंपाउंड एल्डिहाइड है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन आपको ज्यादा दिखेगी, मतलब राइट साइड आपको ज्यादा मूव करते हुए रिएक्शंस देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वो कीटोन है तो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो आपको पता है उसका रीजन फिर से भाई, क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन को आगे लेके चलेगा, जो कम होगा वो रिएक्शन को पीछे लेकर के चलेगा। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया, और उसका रीजन आपको वही बताया गया, क्योंकि कीटोन का तो आपको बताया स्टेरिक रीजन होते हैं, हिंड्रेंस ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होगा नहीं, जब रिएक्टिव होगा नहीं तो बेचारा आगे जाएगा नहीं, तो बार बार पीछे ही भागेगा। अब जो इतना मैंने आपको बताया, अब मैं इसको आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में रेट कराता हूँ। देखते हैं यहाँ पर ये लिखा गया है, यहां से तो आपको यहां पर यही कहता है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर वो जाकर के जुड़ करके एडिशन प्रोडक्ट बना देता है। फिर कहता है द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन साइड फॉर मोस्ट एल्डिहाइड एंड टू लेफ्ट फॉर मोस्ट कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रीजन। कह रहे अगर इस रिएक्शंस में अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में ज्यादा शिफ्ट हो, तो वो एल्डिहाइड के साथ ज्यादा देखने को मिलेगा, कीटोन के साथ आपको रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब लेफ्ट साइड ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर कहता है यहां पर द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सॉल्युबल। क्या हो जाते हैं वो,
जो हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड्स होंगे वो हमारी क्या हो जाएंगे, वाटर में सॉल्वेबल हो जाए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस रिएक्शंस को दिखाऊं, ये हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर NaHSO3 को ऐड किया गया, तो यहाँ पर मैंने कहा ये प्रोडक्ट्स बन जाएगा, लेकिन वो तुरंत के तुरंत प्रोटॉन ट्रांसफर करके Na को इधर और H को यहाँ पर लेके आता है और आपका बाई सल्फाइड एडिशन हो जाएगा कंपाउंड, जो कि क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टल मतलब वो नीचे क्रिस्टल बना करके प्रेसिपिटेट बना करके बैठ जाता है। वो कह रहे हैं जो क्रिस्टल है वही क्या हो जाता है, वाटर सॉल्वेबल हो जाता है। इसी के बारे में आपको कह रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका, वाटर सॉल्वेबल होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन, मतलब ये इनकी बात कर रहा है, कंपाउंड्स इज वाटर सॉल्वेबल एंड कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड्स। पुराना वाला एल्डिहाइड कीटोन फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं बाई ट्रीटिंग इट विथ, किसके साथ कह रहे हैं, डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली। ठीक है, मिनरल एसिड का मतलब जैसे HCl की बात करते हैं H2SO4, एल्कली का मतलब NaOH KOH की बात कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक एसिड बेस की नहीं बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक वाले की बात कर रहे हैं। Therefore, these are useful for separation and purification of aldehyde, जिसकी वजह से आपको कह रहा है कि हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं कहाँ पर, प्यूरिफिकेशन एंड अब बताओ यहाँ पर सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड से हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम लोग इतने करते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट लेक्चर पे क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ और एडिशंस हैं, जैसे अल्कोहल का है, अमीन और अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, उनका हम लोग देखेंगे उसको नेक्स्ट टर्म में। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।